सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 11 बज चुके हैं। एक प्यारा सा सेशन आप लोगों के सभी के सामने आ चुका है और उम्मीद करूंगा कि आपको मजा आएगा आज के सेशन में, हमेशा की तरह जैसा कि हमेशा आता है। तो वीडियो को आप शेयर वेयर कर दो। जो भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, काफी सारे विद्यार्थी अभी जुड़ गए हैं, तो सभी विद्यार्थी अभी वीडियो को शेयर वेयर कर दें, जिससे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 हम बहुत अच्छे से कवर करें और चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाएं। ये जो सेशन मैं ले रहा हूं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बराबर जरूरी है, बराबर जरूरी है। पेपर में इससे प्रश्न आते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं हो पाता है कि यार ये कौन से चैप्टर से है, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है और बढ़िया पेपर में ये प्रश्न भर भर के आते हैं, है ना। तो आप में से सभी से मैं यही कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करो, जिससे कि सभी विद्यार्थी निरंतर तौर पर पढ़ाई कर सकें। अब मैं स्टार्ट करूंगा। मेरे साथ मेरे फाउंडेशन बैच में जुड़िए, जो कि अभी स्टार्ट हो रहा है 28 मई से। अब आपको जुड़ने का आज आपका अच्छा मौका है जुड़ने का। ये स्टार्ट हो रहा है 28 मई से। मेरा फाउंडेशन बैच 28 मई से स्टार्ट हो रहा है और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम यहाँ कवर करने वाले हैं। कंप्लीट सिलेबस होगा, सब कुछ आपको मिलेगा। आप जब जुड़ जाएंगे तो मैं आपको डेफिनेटली पर्सनली गाइड करने वाला हूं कि किस तरह से आप उस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। एसएससी एग्जाम में आपको जाना है। अब ना केवल आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे तो मेरा ही कोर्स नहीं मिलेगा, केवल मेरा ही नहीं मिलेगा, उसके अलावा आपको जीके का जो नया स्टार्ट होने वाला है वो भी मिलेगा, जनरल साइंस का जो स्टार्ट हुआ है वो भी मिलेगा। इवन आपको जो भी एजुकेटर वहां पढ़ा रहे हैं सभी की क्लासेस आपको एक्सेस करने का बढ़िया, मतलब जितनी भी वैलिडिटी है तब तक आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत मजा आने वाला है। 24 महीने का लीजिए, जिससे कि आप मेरे कोर्स को भी कंप्लीट कर पाएं और साथ के साथ बाकी एजुकेटर्स के कोर्स को भी कंप्लीट कर पाएं, और कभी भी कुछ रिवीजन की जरूरत पड़े तो पढ़ लें। क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं, 12 महीने और 24 महीने की फीस में कोई फर्क नहीं है। अगर हम बात करें तो यहां पर साहिल 10 कोड लगाओगे तो आपकी जो फीस है वो बहुत कम हो जाएगी। 12 महीने की यहां आपको 7020 दिखाएगा सभी सब्जेक्ट की, वो भी 2 साल तक, और यहां दिखाएगा 5850 सभी सब्जेक्ट की, वो भी 1 साल तक। तो ज्यादा फर्क नहीं है, करीबन 1200 का फर्क मान लीजिए। लेकिन ये फर्क और भी कम हो सकता है। अगर आप प्रोसीड टू पेपर जाते हैं तो आपके पास ये क्रेडिट पॉइंट होते हैं, तो 500 से 700 रुपए का डिस्काउंट आपको यहां मिल जाएगा। तो और ज्यादा कम हो गया। 12 महीने का करीबन पड़ेगा 5300 रुपए का, और ये पड़ेगा कम से कम 6300 रुपए का, तो 1000 का फर्क हो गया। तो आपके लिए यही बेनिफिट है कि आप 12 और 24 महीने का लेकर जुड़ें। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप किसी भी कैटेगरी लाइक यूपीएससी, आप आईआईटी जेई, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप साहिल 10 लगाकर जुड़ सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अभी एक और ऑफर है जो कि मैं आपको बता देता हूं यहां पर। वो क्या है वो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। वो अभी ऑफर चल रहा है। एक बच्चे ने मेरे से कल भी पूछा था, तो मैंने कल रात को 8 बजे बताया भी था। 12 मंथ का लेने पर 2 मंथ का फ्री मिल रहा है, और ये केवल आज वैलिड है, यानी कि आज रात तक वैलिड है शायद, है ना। और ये 24 मंथ का लेने पर 4 मंथ का फ्री मिल रहा है। तो ये वैलिड आज या कल तक है, तो प्लीज इसको ले लीजिएगा। लास्ट डेट इसकी है, मैंने कल दिखाया था बैनर, उसमें था। ठीक है ना डियर। तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करें और जुड़ो यार, है ना, पढ़ाई करो। और डेली रात को 8 बजे ये ले रहे हो ना। कौन कौन बच्चा इस सेशन को रेगुलर फॉलो कर रहा है ये मुझे जरूर बताएं, क्योंकि यार ये सेशन अगर आप ले रहे हो तो आपको मजा आ रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। और आप इसको कंटिन्यू फॉलो करिए। अनअकैडमी पर फ्री सेशन होता है रात को 8 बजे। डेली मैथ्स का एक पेपर कराता हूं, जो हर विद्यार्थी को इस समय मोटिवेशन देगा कि वह कुछ बेहतर कर रहा है जो बाकी दुनिया नहीं कर रही है। अनअकैडमी पर 8 बजे डेली साहिल 10 कोड लगाकर कैच द मैथ में आप जुड़ें। जहां पर आपको एसएससी एग्जाम में जाना है, स्पेशल क्लास में जाना है, मेरी प्रोफाइल में जाकर स्पेशल क्लास में जाकर 8 PM वाली क्लास देख लेनी है और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 लगा देना है। अब जैसे ही एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 अप्लाई करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। किसी भी टीचर की क्लास देख लो, चाहे 12:30 बजे क्रैक द मैथ होता है। आइए भैया, अब स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों को थोड़ा सा कवर करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 2 लाइन है, या एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमने क्या बोला कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब जब 2 लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो फर्क क्या होगा, कोई बता सकता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बताइए। तो सर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये c1 होगा और ये हो जाएगा ax प्लस by
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। आप में से आपको जानकर काफी अच्छा लगेगा कि जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, तो उनके समांतर होने की शर्त क्या है? समांतर होने की शर्त है कि जो A1 अपॉन A2 है वो इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2 के। तो यानी कि आपको यहां पर बहुत ही आश्चर्य नहीं होना है कि अरे सर ये सेम ही होगा क्या? हाँ, डेफिनेटली सेम होगा, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों की जो प्रवणताएं हैं M1 बराबर M2 होता है। तो यहां हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको पहचान करनी हो कि दो लाइनें आपस में समांतर है भी या नहीं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप ये देख सकते हैं कि इनके कॉफिशिएंट, आपके जो x का कॉफिशिएंट होगा और इसका कॉफिशिएंट होगा, तो इनका रेशो बराबर आएगा। तो आप चाहे तो इसको A1 लिख लो, या इसको B1 लिख लो, या इसको A2 लिख लो, या B2 लिख लो। तो यही शर्त होती है ना, नॉट इक्वल टू C1 C2। तो ध्यान रखना कि जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वह इक्वल रेशो में नहीं होगा। ये मैं एक चीज ऐसी बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके सामने एक लाइन ले ली, 3x प्लस 4y बराबर प्लस c बराबर 0 और 6x प्लस 8y प्लस c डैश बराबर 0। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? बोलिए, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? तो आप मेरे से कह देंगे कि बिल्कुल जनाब पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। और इसकी शर्त आपने कैसे पहचान ली? इसकी शर्त आपने चुटकियों में पहचान ली, क्योंकि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का जो कांस्टेंट का मतलब जो कोफिशिएंट आ रहा है उनका रेशो इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट का इक्वल नहीं है। तो ये ध्यान रखना। और अगर कांस्टेंट का भी इक्वल हो जाता है तो लाइनें आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, लाइनें बस कटती चली जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो ये पैरेलल हैं, इसकी शर्त आपको पता लग रही है। लेकिन ध्यान रखना, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, जो आपका चर है, अचर है, जो कांस्टेंट कहते हैं जिसको, अचर है, वो अलग अलग होता है। बस क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आपको देखो समझ में भी आ गया, चीजें भी क्लियर हो गई। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए इनके बीच की अगर आप दूरी निकालना चाहते हो, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, तो क्या होगी? दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा होती है C1 माइनस C2, जो कि कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये तो आपके सेम ही रहने वाले हैं। तो C1 माइनस C2 मॉड में अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये बात हमेशा याद रखना कि इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? C1 माइनस C2 अंडर रूट A स्क्वायर और B स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई? दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हो गई। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। दिमाग में रखिए, पेपर में आएगा, है ना? हाँ, तो ध्यान रखिएगा और चीजें बहुत प्यारी होने वाली हैं। ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का एक फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। अब हम बात करते हैं आगे। ये आपको पता ही है कि कोई लाइन आपकी नेगेटिव स्लोप रखती है तो ऐसे होगी, पॉजिटिव स्लोप रखती है तो ऐसे होगी, आपकी अगर अनडिफाइंड स्लोप रखती है तो ऐसे होगी, और आपका जीरो स्लोप रखती है तो ऐसे होगी। ये मैंने कल बताया भी था आपको, आज भी दिखा रहा हूं जिससे कि दिमाग में रहेगा। अब चलते हैं आगे। आगे का कॉन्सेप्ट क्या है सर? आइए, आप में से कितने लोग पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं? मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। पहले मैं चलो नॉर्मल बनाता हूं, है ना? नॉर्मल बना रहा हूं, पैरेललोग्राम नहीं बना रहा। ये एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। ये सिर्फ एक क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ये सिर्फ एक क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है। मैं इस चतुर्भुज का कोई नाम नहीं दे रहा हूं, है ना? कोई नाम नहीं दे रहा हूं। अगर मैं इसको बोल देता हूं ए कोऑर्डिनेट, इसको मैं बोल देता हूं बी कोऑर्डिनेट, इसको मैं बोल देता हूं सी कोऑर्डिनेट, इसको मैं बोल देता हूं डी कोऑर्डिनेट, तो मैं बोल रहा हूं कि ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x3 y3, और इसकी कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x4 y4। तो आपसे आपसे यह प्रश्न मैं पूछ सकता हूं कि भाई इनका एरिया कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD।
मैं क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं और आपको मैं अब चीजें यहां से गाइड करता चलूंगा और आप जवाब देते चलना मेरी बात का। ठीक है मेरे दोस्तों? तो सर आपने हमेशा सिखाया है कि चीजों को आसान बनाने के लिए उसके बारे में पूरी नॉलेज रखनी जरूरी है। तो हमने यही कहा कि अगर हम इनको मिला दे रहे हैं, ऐसे मिला दो, कोई भी मिला सकते हो, ऐसा नहीं है आप इसको मिला सकते हो। तो मैं किसी भी डायगोनल को मिला दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहां पर दो ट्राइंगल बन जाएंगे? एक ट्राइंगल बन जाएगा ट्राइंगल ए बी डी और एक ट्राइंगल बन जाएगा ट्राइंगल बी सी डी। तो इनका एरिया तो निकाल सकते हो। हाँ, कैसे? हीरोज के फॉर्मूला से। तो अगर आपके सामने चीजें अगर इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल आ जाए, मैंने इसको ना रोम्बस बोला है ना ही मैंने इसको पैरेललोग्राम बोला है, मेरी बात अच्छे से सुन पा रहे हो आप लोग? हाँ, मैंने ना तो इसको रोम्बस बोला है और ना ही मैंने इसको पैरेललोग्राम बोला है, मैं उनका अलग तरीका बताऊंगा। लेकिन अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ही नॉर्मल आ गया तो आपको क्या बनाना है? इसका अगर एरिया लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी का एरिया प्लस ट्राइंगल बी सी डी का एरिया। चलिए, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया और ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, और इनका एरिया निकालना कैसे आता है आपको? इनका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं? ट्राइंगल ए बी डी का एरिया, हीरो का फॉर्मूला तो लगाना उचित रहेगा नहीं, तो क्या लगाओगे? वही अपना x1 y1 मानकर 1/2 वाला, है ना, कोऑर्डिनेट से निकाल लोगे इनका एरिया। ठीक है ना डियर? तो तरीका क्लियर है? हाँ, तो चीजें आपको इस तरह से बनानी होंगी। मैं आपको कंसेप्ट कन्वे कर रहा हूं कि यार ऐसे आप निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे भाई, सभी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं, है ना। चलिए, ये ध्यान रखना, जो मैं करा रहा हूं इनमें से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उस दिन आप मुझे बहुत अच्छा याद करोगे, अरे यार साहिल सर ने कहा था और यहां से क्वेश्चन आ गया, और हमेशा ऐसा होता भी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पता नहीं कितने एल आते हैं, कितने आते हैं पता नहीं। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अब बात कर रहा हूं मैं केवल और केवल समांतर चतुर्भुज की, तो ध्यान रखना मेरा फोकस केवल और केवल समांतर चतुर्भुज पर है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं कि यार ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है। अब आप पैरेललोग्राम की कहानी तो सारी जानते ही है कि भाई ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, वो सब सारी कहानी की कहानी। ठीक है, चलिए तो यहां हम ये, हाँ ठीक है ना डियर। हाँ, अब स्पेलिंग पे मत जाइए डियर, है ना, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स पे ध्यान दीजिए ना। स्पेलिंग तो अब इंटेलिजेंट की नहीं लिखी जाती कई बार, है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ABCD अगर हमारा पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेता हूं वही x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर तीन कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, अगर आपको तीन कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो चौथा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ये हुई ना बात, चौथा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? चलिए, अगर तीन कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं तो चौथा कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है डियर, मतलब कहूं तो ये क्वेश्चन निश्चित हो गया आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ये होता है x1 प्लस x3 माइनस x2, इट विल बी x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y1 प्लस y3 माइनस y2, y कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको इसका फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना हो, चतुर्थ कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं और उनसे ही आपको ये चीजें समझनी होंगी और आसान बनाना होगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लेंदी तरीके से सॉल्व करोगे तो कोई वर्थ नहीं निकलता है पेपर में। इस क्वेश्चन पे अगर आप 5 से 7 मिनट वेस्ट कर रहे हो तो आप पेपर को स्पॉइल कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। अगर आप
अपनी चीजों को समझकर जाओगे, अगर आपके नोट्स में ये लिखा होगा, एटलीस्ट आप रिवाइज करोगे और आंसर देकर आओगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं समझता हूं। और इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल भी आपको देने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए जो मैंने आपके लिए बनाया है। एक एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है। आप इंग्लिश में अपने आप लिख लेना कि क्या होगा ये, पैरेललोग्राम, है ना। समांतर चतुर्भुज के मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिए ए बी सी, आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है। एक कोऑर्डिनेट आपका, एक शीर्ष आपका दे रखा है -1 और 0, दूसरा शीर्ष आपका दे रखा है 3 और 0, तीसरा शीर्ष आपका दे रखा है 2 और 2। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। और ये पूछा जाता है ना, कि भाई चतुर्थ निर्देशांक क्या होने वाला है, चौथा कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है। पुजारी फॉर्म में है। चलिए, यहां हम इसको क्या मानेंगे, x1 y1 मान लेते हैं सर, जिससे कि हमें कोई मिस्टेक ना हो, है ना, हमसे कोई भी किसी तरह की मिस्टेक ना हो। अगर मानते हो तो इस तरह से मानो। अब फिर आपको पता है कि यार x1 x3 लेना है, यानी कि -1 +2, और माइनस का क्या करना है x2 यानी कि -3। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, 0 + 2, 0 + 2 -0। ठीक है, तो कैसे कर पाओगे मेरे दोस्तों, यहां सर आपने इसको देखा ना, तो यहां निकल कर आया -2 और यहां निकल कर आया +2। तो आपके जो फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गए वो -2 और +2 आ गया। ठीक है माय डियर, तो यही आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। इतनी आसानी से आपने निकाल दिया है ना, कोई इशू तो नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और यहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। y1 + y3 माइनस का y2। ठीक है भाई, न्यू कंसेप्ट है और चीजें बहुत काफी अच्छी हो जाती हैं, कभी कभार कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है जीवन में। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर से पैरेललोग्राम आ गया। एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज, इसको पैरेललोग्राम कहते हैं, लिख लीजिएगा। अब एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज का हम एरिया कैसे निकालेंगे, उस पर ध्यान दें थोड़ा सा मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। अब काफी मजा आने वाला है अभी तो। ठीक है, हाँ, तो हम ये कह सकते हैं सर, अभी आपने सिखाया कि ये x1 y1 होता है, ये b कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा, ये आपका x3 y3 हो जाएगा, और ये आपका x4 y4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, है ना। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने का भी तरीका होता है, और वो भी मैट्रिक्स से निकाला जाता है 1/2। यहां आप पहले क्या ले लेंगे, x1 - x3, y1 - y3, और x2 - x4, y1 - y4। तो ये मैट्रिक्स हो जाती है। अब केवल दो ही मैट्रिक्स आपके सामने बची हैं, जिनको आप क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, समांतर भुजाओं के योग, उनके बीच की दूरी। संदीप सैनी सिंह, नहीं, सुपनदीप सैनी सिंह। सुपनदीप, कितना मिला भाई, पढ़ाई कर ले यार, है ना। अभी आते भी हो और पढ़ते भी हो, और फिर गाली भी देते हो, अच्छा लगता है क्या भाई, हाँ। फिर तो कल को तुम अपने घर वालों को भी नहीं बख्शोगे, ऐसा ना करो, है ना। जिनका हम रेस्पेक्ट करते हैं, जिनकी हम यूज करते हैं किसी भी चीज को, तो उन्हें रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है।
मैं ही नहीं, आप मतलब जैसे मेरे को बोल रहे हो ऐसे तो आप सबके जाके बोलोगे, तो ये तो मतलब आदत ही हो गई आपकी, तो ऐसा ना करो, है ना। पढ़ाई करो यार, आपको इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, अब कोई पढ़ा नहीं रहा तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट आपके सामने इस तरह से आप क्रॉस में सॉल्व कर लेना इसको। ये आपको पॉजिटिव लेना है, ये आपको पॉजिटिव लेना है, और ये आपको नेगेटिव लेना है, और क्रॉस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए जिस पे क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा सब। आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे की चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। अभी आपके सामने रोम्बस भी आता है, तो रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनसे आपको क्लियर होगा कि रोम्बस कैसे निकलेगा। जैसे कि मान लो मैंने रोम्बस आपके सामने लिखा और इसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको दे दिए। रोम्बस के कोऑर्डिनेट में अगर आपको दे देता हूं तो रोम्बस के बारे में हम सब लोग अच्छे से जानते भी हैं। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। अब आप रोम्बस के बारे में क्या जानते हो? सर हम रोम्बस को निकाल सकते हैं इजीली। क्या करेंगे, मैं आपको देखो सिखा दूंगा पूरा, आपको खुद समझ में भी आ जाएगा। आप ये चाहते हो इनके बीच की दूरी निकल जाएगी तो ये कौन सा डायगोनल हो जाएगा, इनके बीच की दूरी निकल जाएगी तो ये डायगोनल निकल कर आ जाएगा। क्या क्या हम ये कह सकते हैं सर यहां से AC निकालना और BD निकालना आसान है? भाई ये दूरी तो हो गई, AC और BD क्या हो गए, आपके दोनों डायगोनल हो गए, D1 और D2 मान लो, तो क्या एरिया निकाल सकते हो? यस, तो हो जाएगा 1/2 D1 D2। तो रोम्बस आसान हो जाता है अगर आपको यहां पर बहुत सारी चीजें रोम्बस में। हाँ हाँ, तो यहां पर सर y2 का यूज नहीं हुआ, कहां नहीं हुआ, ओह सॉरी, यहाँ y2 आएगा, उसको सही कर लेना ना, y2 आएगा, वो सिमिलर है, वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, चलिए तो यहां देखो। हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको कितना प्यारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, प्लीज ध्यान दीजिए। तो आप पहला तरीका तो इससे निकाल सकते हो सकता है कि आपको यहाँ मिड पॉइंट भी दे दे। तो आपको पता है ना कि अगर AO निकालोगे तो AO आपका क्या हो जाएगा, O आपका क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ O क्या है, O आपका मिड पॉइंट है। तो अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट भी निकालने हो ना तो वह भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि AO बराबर आपका OC होगा, AO बराबर आपका OC होगा। अगर मान लीजिए O कोऑर्डिनेट निकाल लिया तो OD भी निकल जाएगा, अगर OD निकल गया तो OB भी निकल जाएगा। ठीक है डियर, तो आप चाहते हो कि भाई ये भी निकल जाए और ये भी निकल जाए, तो आप ये भी निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है 90 डिग्री पर काटता है, पाइथागोरस लगा लोगे तो हो सकता है कि कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो यहां पर आपके लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर ध्यान देना है आपको। एक बच्चा क्या कह रहा है, राहुल उपाध्याय। राहुल तुम जैसे मेरे को अब नाम याद रह जाता है, प्रॉब्लम ये है राहुल। ठीक है, मतलब क्या, मतलब क्या बच्चे हो तुम, बताओ तो सही। मुझे पता है, चलो अभी आपका एग्जाम नहीं है तो ठीक है, लेकिन पढ़ तो लो एटलीस्ट यार, क्या चला जाएगा पढ़ने में तुम्हारा। अब चलो तुम खुद तो चलो मजे में आते हो, ठीक है यार, आज चलते हैं, लाइव चल रही है क्लास, चलो चलते हैं लाइव क्लास में। लेकिन डियर आपने कभी नोटिस किया है, यहाँ जो बच्चा पढ़ता है वो रेगुलर पढ़ता है और वो लगातार वो समझता है कि पढ़ाई की सीरियसनेस क्या है। अगर आप नहीं समझते हो तो एटलीस्ट मतलब आपको ही पता है यार, बहुत सारे हैं, मतलब और भी हैं, मतलब जो एंजॉय भी करा सकते हैं आपको, तो आप वहां भी जाकर कर सकते हो एंजॉय यार, समझो ना। अब उनसे उनसे यही तो रिक्वेस्ट कर सकते हो ना कि यार एक आध वीडियो और सही, एक आध वीडियो एंजॉय का भी डालो सर। हाँ, अब जब यहाँ आपको पता है कि पढ़ाई का काम चलता है तो पढ़ाई करने दो, है ना, और करवाने दो प्लीज, है ना। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई पर, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएंगे दिमाग में तो पेपर में रोओगे यार। जिंदगी में देखो, मैंने हमेशा ये देखा है कि लाइफ कहीं ना कहीं तकलीफ आपको देगी। अगर आपको अभी मजा आ रहा है इन कामों को करने में, अब जब कभी आप तसल्ली से बैठोगे और आप खुद को 4 साल बाद 2 साल बाद देखोगे, यार मैंने किया क्या था, चलो आज रात को ही सोच लेना बैठकर कि तुम अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहे हो, तो आंसू आ जाएंगे आंखों में से तुम्हारे। अगर नहीं आते हो तो शर्म है तुम पर। तो इसलिए मैं तुमसे बस तुम्हें मोटिवेट करता हूं कि तुम पढ़ाई करो, और तुम ये हरकतें कर रहे हो और तुम्हारे घर वालों को ये हरकतें पता लगे तो उनकी क्या हालत हो जाएगी, ये बताओ आप।
तब सोचो तो सही, थोड़ी बुद्धि लगाओ। तो मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा है, मैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए कह रहा हूं कि एटलीस्ट इन कामों को तो बिल्कुल ना ही करो, क्योंकि होता कुछ नहीं है। चलिए, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। सर्कल हम पढ़ने वाले हैं, सर्कल वृत्त। सर वृत्त यहां कहां से आ गया? अब वृत्त यहां पर कोऑर्डिनेट वाला हम पढ़ेंगे, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वृत्त के बारे में हम क्या करने वाले हैं। अब आपको पता है कि कोई भी अगर सर्कल होता है, तो एक मैंने ये सर्कल बनाया और इस सर्कल को मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे कोऑर्डिनेट से बना हुआ सर्कल है, मान लिया। लो, ये आपने कोऑर्डिनेट, यहां पर आपने एक सर्कल बनाया और ये इसने कोऑर्डिनेट निकाल दिया यहां से। आपसे मैं कहता हूं कि ये सर्कल का, ये है आपका मूल बिंदु है, ये आपका ओरिजिन है। यहां पर आपने ओ बिंदु मान लिया ओरिजिन, और यहां आपकी परिधि पर कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु आपका मतलब मान लीजिए एक्स और वाई है, कोई आपका एक्स और वाई बिंदु है, इसको मैंने मान लिया पी। तो अगर आपके सामने ये सर्कल है और इसके परिधि पर कोई बिंदु पी है, तो मैं जानता हूं कि अगर मैं इस बिंदु की यहां से दूरी निकालता हूं पी तक की, तो वह ओपी क्या हो जाएगा? बताओ, आप खुद बताओ। सर ये ओपी निकालना तो बहुत आसान है। ये ओपी जो हो जाएगा, ये है दूरी का, इस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये बात सही है ना? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगा, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है। अगर मैं इस ओपी को किसी ए की संज्ञा दे दूं कि यार ये ए है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि जो ए हो गया, ए हमारी एक रेडियस हो गई। सर भाई, केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो यह आपके सामने क्या हो गया? एक रेडियस हो गई। मेरी बात आप गौर से सुनते जाना, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं सर कि अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। मैं ये कहूंगा कि ये आपके सामने क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये आपकी क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, जिसका केंद्र ओरिजिन है ना, जिसका सेंटर, केंद्र बोलते हैं जिसको, वह क्या है? ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो यह उस सर्कल का समीकरण है जहां पर आपका जो केंद्र है वह आपका क्या है? ओरिजिन है। तो इस तरह से आप इस सर्कल का समीकरण लिख सकते हैं, जो कि आपके केंद्र, यहां जो इसका सेंटर है, ये आपने 0 0 माना है, ओरिजिन माना है, तो आपने ये इक्वेशन लिख दी। यहां पर ए क्या है? ए आपकी त्रिज्या है। सर बोले सर ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो प्लीज ध्यान दो, है ना। अब आपके हम आगे बात करते हैं। ये x बराबर वाई बराबर 0 नहीं होगा, ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई तो यहां पर बिंदु है, ठीक है, जैसा कि कमेंट में आप लिख रहे हो। तो x1 y1 बराबर 0 नहीं होगा, ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब मैं कहता हूं कि भाई एक सर्किल की जो होती है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना डियर, तो प्लीज उसको लिख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्किल। अब कोई सर्किल अपनी एक स्टैंडर्ड फॉर्म रखता है, जिस तरह से लाइन रखता था, ठीक है। वृत्त का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे लिखेंगे और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा एक सर्किल है और यह मेरा एक सर्किल है, तो मैंने यहां पर एक कोऑर्डिनेट बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये कोऑर्डिनेट कोई भी होगा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि इस बार जो सर्किल है वो आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? जैसे कि आप कमेंट में सभी देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। तो सर नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, हम तो सिंपल मान लेते हैं कि ये मेरा एक केंद्र है और इस केंद्र में एच और के इसके क्या हो गए? सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए।
एच और के क्या हो गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए, और यहां पर वही ये मैंने मान लिया आपका ओ पॉइंट, और ये मैंने मान लिया आपका वही पी पॉइंट, और इनकी ये आपका पॉइंट कोई एक्स वाई है। तो मैं अगर ओपी को लिखता हूं तो ओपी में क्या लिख दूं, आपकी रेडियस लिख दूं, इसको मैं आर ही मान लेता हूं अब, जिससे कि एक रिप्रेजेंटेशन भी बन जाएगा। तो अगर आप किसी सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी तो त्रिज्या ही है ना। तो यह आपकी क्या हो गई, एक सर्किल की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, जहां पर आपका h और k क्या है, आपका कोऑर्डिनेट है, मतलब एच और ये क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, और आर त्रिज्या है। तो मैं यहां लिख देता हूं एच और के सेंटर के निर्देशांक हैं, केंद्र के निर्देशांक हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, और आर आपकी क्या है, रेडियस है। आर आपकी क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, त्रिज्या है सर्किल की। तो वह हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां तक आप में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना, जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से बता दो। बोले सर काय की तकलीफ, चीजें समझ में आ गई, और यही सबसे बड़ी चीज होती है। अब मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूं कि प्रश्न पेपर में कैसे आ सकता है। एग्जांपल आपके सामने ये होगा कि मान लीजिए एक सर्किल का इक्वेशन देना है जो कि पॉइंट 32 से पास होता है। एक सर्किल का इक्वेशन देना है जो कि 0.32 आपका क्या है, मान लीजिए कि सेंटर ऑफ है ना, मतलब ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या मान लिया आपने, सेंटर है, ये आपका केंद्र है, इससे ये आपका केंद्र है, और आपकी जो रेडियस है वो 4 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल बताइए, ये आपका केंद्र है, और आपको बतानी है इक्वेशन ऑफ सर्किल। सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, सर्किल का समीकरण क्या होगा, बताइए। देखते हैं कि कौन स्टूडेंट आंसर देता है। ये अभिषेक गौरव है, और क्या कहते हैं, कुसुम कश्यप है, सत्यम है, संकेत है। पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है कोई बात नहीं, सब बता देगा वक्त आपको, जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब देखिएगा। तो अब यहां पर हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, अभी मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी, x माइनस, माइनस तो है रहेगा ही क्योंकि फॉर्मूला है, h आपका x कोऑर्डिनेट होता है, k आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ये हो गया बराबर 4 का स्क्वायर 16, ये भी स्क्वायर में होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। यही आपके सामने इक्वेशन हो जाएगी भाई, सिंपल सा लॉजिक है सर, इसमें कोई बड़ी गणित तो नहीं है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छी तरह से, भाई आपको ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सर्किल का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। हो सकता है कि जनरल फॉर्म में दे रखा हो, तो सर्किल की एक जनरल फॉर्म भी होती है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। तो जनरल फॉर्म के बारे में भी चर्चा करूंगा। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी सॉल्व करने पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 4 बराबर 16। सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x 4y माइनस का 4y, और 9 और 4 13, और 16 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 बराबर 0। तो यह आपकी क्या हो गई, एक जनरल फॉर्म हो गई जो आपके सामने मैंने लिख दी है। तो यह एक सर्किल की जनरल फॉर्म है, यह सर्किल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोनों ही फॉर्मेट में आपके आंसर आ सकते हैं, जैसा कि बाकी सारे विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है, चलिएगा। तो अभी हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, अब चलिए आगे। ठीक है डियर, चलिए। तो ये आपको जनरल फॉर्म है। अब मैं आपको बताता हूं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड
जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्किल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म ऑफ ए सर्किल। ठीक है सर, आइए सर, आइए। तो सर कैसे करेंगे इसको क्लियर हम? मैंने कहा देखो बहुत अच्छा तरीका होता है, जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट आपको इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यही तो मैंने सिखाया था आपको, याद करो। अभी जस्ट अभी हमने प्रूफ किया था, ये तो पूरा का पूरा। बोले सर बिल्कुल किया था, ये आपने बताया भी था। अब मैं जैसे बोलता हूं कि यार ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई और इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नोट डाउन करो, यह इसकी जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो g है, जो f है और ये c है, ये अपने कांस्टेंट हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये तो कोफिशिएंट दिख रहे हैं, तो g f c यहां तीन ही कांस्टेंट हैं जो आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को लिख लो। चलिए, वेल डन। और कुछ लोग बोलेगा कि सर ये कैसे आया, ये जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म होती है। अभी हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इनके बीच में रिलेशन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये जनरल फॉर्म होती है, मैं इनको रिलेट करना चाह रहा हूं इससे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से इस जनरल फॉर्म को रिलेट करना चाह रहा हूं। जनरल फॉर्म लिखते ऐसे हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? आनी चाहिए यार, बुद्धि लगाइए। बोले सर कैसे रिलेट करोगे आप? मैंने कहा वही जो मैंने आपको सिखाया था, एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस 2gx को यहां ले रहा हूं तो मुझे अगर ये होल स्क्वायर बनाना होगा 2ab, तो g स्क्वायर ऐड करना होगा। बोले यार बात तो सही है, यानी कि ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, मैंने उस पर लाइन डाल दी नीचे, है ना। उसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 2fy है। बोले है, बोले है। तो यहां मुझे क्या ऐड करना होगा, एफ स्क्वायर, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। बोले ठीक है गुरुजी, कर लीजिए आप ऐड। मैंने कहा ओके। अब प्लस का c बराबर 0। अब 0 की जगह क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये क्यों आया बताओ? यहां ये कहां से आ गया, यहां तो 0 था। अब मैंने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि सर जब आपने इधर ऐड किया है तो आपने उधर भी ऐड कर दिया। जब मैंने इधर ऐड किया है तो हमने उधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे तो जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करना है। तो मैंने इसको बना दिया x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का c। नोट करिए। ओ वाओ, यानी कि सर ये तो अपनी एक फॉर्म बन गई जो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है जैसा कि हम इसको चाहते थे। देखिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यार अब रिलेशन निकालते हैं। अब यहां अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट में पूछता हूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एच और के होते हैं। अगर मैं इससे कंपेयर कराता हूं इसको तो ये हो जाएंगे माइनस का जी और माइनस का एफ। लिखो, तो ये सेंटर कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस का जी और माइनस का एफ। तो अगर कभी आपको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में माइनस का 2gx देखने को मिले तो जी प्लस में आएगा सेंटर। ठीक है माय डियर, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। माइनस का जी और माइनस का एफ आपका क्या हो गया, ये आपके एच हो गया, माइनस का जी के हो गया माइनस का एफ कंपेयर कराने पर। अच्छा, आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो गया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। क्या गजब की चीज है। यहां से आप रेडियस भी निकाल सकते हो, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, ये आपकी रेडियस होगी। ये हिस्सा इस वाले हिस्से से कंपेयर होगा ना, तो ये बराबर कर दिया। तो इसको भी आप बॉक्स में डाल लो जिससे कि आपको
बाद में तकलीफ ना हो, आपको पता रहे कि अच्छा ये बराबर किया है। मजा आया डियर? यस या नो में जवाब दे दीजिए जल्दी से, सबसे पहले सब लोग। चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? जल्दी से मुझे बता दो, ठीक है? हाँ, अब ये कितनी प्यारी चीज है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाई पेपर में आ जाती है ना, तब शक्ल देखते हो एक दूसरे की, फिर कहते हो यार सर्किल तो आउट ऑफ सिलेबस था। अभी एनटीपीसी में पूछा गया था, कम से कम 4 शिफ्ट में प्रश्न आए, तो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें छोड़ देगा क्या? एसएससी में पूछा गया है। अब उसका रुझान बढ़ रहा है इसकी तरफ, क्योंकि आप इन चैप्टर्स को मानते हो अंडररेटेड, लेकिन पेपर में आने लग गए अब ये 5-6 नंबर के। तो रोज आता है बच्चा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीडीएस में, भर भर के आता है भाई, पेपर उठा के देख लेना, विश्वास नहीं होता तो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, और ये सभी शिफ्टों में आते हैं। अब जिनको नहीं पता है वो हमेशा जिंदगी भर यही करते रहेंगे, ये आएगा क्या, ये तो नहीं आएगा। वो खुद ही तो अपना प्रश्न पूछते हैं और खुद ही जवाब दे देते हैं। तो पढ़िए और अच्छा सीखिए आप। चलिए, अब सर आगे की बात आप बताओगे क्या कुछ? मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा। जब मैंने आपसे बोल दिया कि इसके जो सेंटर होते हैं, सेंटर मतलब समझ रहे हो, केंद्र, तो केंद्र क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म में? केंद्र हो जाएगा जनरल फॉर्म में माइनस का जी और माइनस का एफ, और आपकी आर कितनी हो जाएगी? आर आपका हो जाएगा अंडर रूट का जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो मैं आपसे बोलता हूं कि अलग अलग नेचर भी होता है। जब मैं बोल देता हूं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी है, तो आपका सर्कल क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्किल इज रियल। क्या होगी? वास्तविक होगी। यानी कि सर्किल की जो त्रिज्या है वो वास्तविक होगी। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर अगर सी हो गया तो क्या होगा बताओ? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी हो गया, यानी कि ये इसके बराबर हो गया, तो रेडियस 0 हो गई। तो वह कौन सा सर्किल होगा? पॉइंट सर्किल। तो रेडियस आपकी 0 हो गई, तो ये कौन सा सर्किल होगा? पॉइंट सर्किल, बिंदु वृत्त, जिसकी 0 रेडियस होती है उसी को ही पॉइंट सर्किल बोलते हैं। और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज लेस देन सी, सी हो गया, तो क्या होगा बताओ? बताओ, इमेजिनरी रेडियस हो जाएगी, है ना? तो रेडियस आपकी क्या हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाएगी, रियल नहीं रहेगी, काल्पनिक त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है माय डियर, तो इस तरह की सारी कहानी है। रेडियस आपकी इमेजिनरी हो जाएगी, लेकिन सेंटर आपका रियल रहेगा। ठीक है, हाँ, रेडियस तो इमेजिनरी हो गई, लेकिन जो सेंटर है वो रियल है। सेंटर तो वास्तविक रहने वाला है, लेकिन रेडियस इमेजिनरी है। ठीक है, मजा आया? अच्छा लग रहा है ना? देखो कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब पढ़ोगे तो मिलेंगी, नॉलेज है डियर, जो लेगा उसी को आएगी, जो नहीं लेगा तो जबरदस्ती नहीं आएगी, है ना? हाँ, अब जब पेपर होगा तो बहुत सारे बच्चे आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी तो देखो आपको पता है एग्जाम नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है कि अभी क्या पढ़ें। तो एग्जाम के टाइम थोड़ी पढ़ा देंगे इनको, एग्जाम के टाइम तो क्वेश्चन होंगे। फिर अगर मैंने ये इक्वेशन दे दी और सेंटर पूछ लिया, आधे तो फैल जाएंगे, अरे ये कैसे आ गया, कब पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तब उनको ये जवाब दो। तो उनके लिए तो फिर वही आंसर रहेगा, तुम नहीं पढ़े हो। आप अगर पढ़ रहे हो तो आप खुशकिस्मत हो, ये मैं बोल रहा हूं अभी भी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका मुझे जवाब दीजिएगा और फिर देखिएगा आपको कितना आया है। मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 16y, माइनस का 12x और माइनस का 16y प्लस 19 बराबर 0। तो आप मुझे ये बताइए कि भैया इसकी रेडियस क्या होगी, इसका सेंटर क्या होगा? इसकी रेडियस क्या होगी और इसका सेंटर क्या होगा? जल्दी से बता दो। तो सर आपने सिखा दिया है अब तो,
सर अगर हम सेंटर की बात करते हैं तो माइनस का जी और माइनस का एफ होता है। तो आप जानते हो कि ये माइनस का 12x बराबर ही तो होता है 2gx के। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो g बराबर आ गया माइनस का 6। लेकिन यहां तो माइनस का g है तो प्लस में होगा 6। इसी तरह से डायरेक्टली अब आप कह सकते हो, क्योंकि बार बार रामायण थोड़ी लिखूंगा इतनी, सर 8 आ रहा है माइनस में आ रहा है लेकिन यहाँ प्लस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है। तो जब आपका यहाँ माइनस लगा हो तो सेंटर प्लस में आ जाएंगे, और यहाँ प्लस होंगे तो सेंटर माइनस में आ जाएंगे बटे 2 करके। तो ये तो हो गया सेंटर। अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस कितना हो जाएगा, जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर 36 प्लस 64 माइनस सी 19, तो रेडियस हो जाएगी √81 9। ये लो, आया मजा? कैसे नहीं आएगा? अब इसी से ही आपसे मैं पूछ सकता हूं कि भाई मुझे बताओ इस सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इस सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। अगर मुझे इस सर्किल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, x माइनस एच एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर 81। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्यों? ये गजब की चीज है, आप फोकस रखो, चीजें सीखो, छोड़ दोगे यार, कर दोगे तुम। ठीक है, तो ये सारी का सारी कहानी है, और आपको ये सब कुछ मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम यही है, हर एक चीज बच्चे को क्लियर हो। सर्किल लो भाई, सर्किल पढ़ा दिया, पूरा का पूरा सर्किल क्लियर हो गया, अब कोई गलती नहीं हो सकती सर्किल में, आ जाए कोई सा भी क्वेश्चन आना है जो। ये हुई ना बात। चलिए, अच्छा लगा हो तो सब लोग खींचकर लाइक करिए, जिनसे नहीं हो पा रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन करिए सब लोग, जब भी मजा आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम सारे क्वेश्चन निपटाने वाले हैं। भैया मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी, तो ये डायरेक्टली निकाल सकते हो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का 16, तो कुल मिलाकर ये हो गया 25 का 5। नेक्स्ट 6 8, तो वही वाली बात हो गई, क्योंकि मूल बिंदु तो 0 0 से निकाल रहे हो, तो 6 का 36 8 का 64 √100 यानी कि 10। इन दोनों के बीच की दूरी, तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। अब क्या लगाते हैं, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस y1, तो ये हो गया 0 का अंडर रूट ले लो, तो 10 का 10 ही हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी, कहां से हो गया 0 भाई, y2 माइनस y1, तो 16 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 16 का स्क्वायर 256, तो ये हो गया करीबन 356। तो अंडर रूट 356 कहां से देगा, 4 आ रहा है क्या, 4 8 32 और 4 नाम 36, तो 2√89। ऑप्शन नंबर बी आपके इनकी बीच की दूरी हो जाएगी 2√89। नेक्स्ट वन, 2 पॉइंट आपके सामने दे रखे हैं ए और पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16 और 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट लेंगे, तो ये हो गया 25 का 5 यूनिट आपका राइट आंसर आ गया इनके बीच की दूरी। ओके, चलिए नेक्स्ट, 8 0 और 8 6 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो भाई सबसे 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 100 का 10। नेक्स्ट 5 3, तो ध्यान देना माइनस प्लस का चक्कर होता है, बस 3 ले लिया माइनस माइनस, तो 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार 1 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 68, तो 68 का कितना हो जाएगा 17 चौके 68 2√17। और हाँ, एक मेरा एक इंटरव्यू और आने आएगा अनफिल्टर्ड, सब टीचरों का आ रहा है। अब मुझे तो भाई जिसको मेरा इंटरव्यू लेना है
तो वो बच्चा डिसाइड करने में मेरे को तकलीफ हो रही है, वो बच्चा कहाँ मिलेगा। तो जो इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है, मतलब जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, हाफ एन आवर या आधे घंटे का पौन घंटे का एक इंटरव्यू करते हैं, एक दो स्टूडेंट ले लेते हैं, है ना। तो देखते हैं, एक 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 फाउंडेशन का ले लेंगे, एक यूट्यूब वाला बच्चा ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, है ना। तो कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कैसे भी, रैंडम होगा, लाइव होगा, है ना। अभी मतलब आ रहा था, मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे तो मैं तो इंटरेस्ट नहीं दे रहा था, लेकिन अब कर लेते हैं, मैंने कहा देखते हैं। चलो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं x1 y1 x2 y2, ये आपके सामने है। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो 5 का हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 4 का हो जाएगा कितना, 16 प्लस 3 तिया 9, ठीक है, माइनस 6p प्लस p स्क्वायर बराबर 25। भाई 25 को 25 तो खा ही गया, खत्म। तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6p, p से p कट गया तो p बराबर 6। लेकिन ऐसे सॉल्व करने पर तो केवल एक ही वैल्यू आ रही है। अब एक तरीका और है सॉल्व करने का। बोले क्या सर, बचपन में याद है आपको ऐसे सॉल्व किया करते थे, मास्टर खूब थप्पड़ मार मार के सिखाता था कि भाई p कॉमन ले लिया। तो देख भाई दो वैल्यू आ रही हैं, कौन कौन सी, एक p बराबर 0 और एक p बराबर 6। तो वो सही सिखाता था, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, तो चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उन चीज़ों को इस तरह से, ठीक है माय डियर। तो यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, अब मैं तो आज बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो ध्यान रखना, इनकी दोनों वैल्यू आएंगी, तो आप डायरेक्टली पी आंसर ना दें, 0 और 6 दोनों आएंगे, और पता भी लग जाता है जब बोथ होता है ऑप्शन में, ठीक है। चल नेक्स्ट, बिंदु ए और 4 तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी। तो ए का मान कितना होगा भाई, सिंपल सा लॉजिक है गुरुजी, ये 5 होना चाहिए। तो यहां हम कह सकते हैं मूल बिंदु है तो सिंपल सी बात है, ए का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का हो जाएगा 25। तो ए स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 9। तो ए बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3। याद रखना दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हैं, तो आप प्लीज +3 मत दे देना या -3 मत दे देना, आपका राइट आंसर होगा +-3। आते आते जाते ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपसे। अब यही सोचता है कोई बच्चा, जैसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, अरे यार क्या क्वेश्चन करा रहे हो सर, इंग्लिश में तो नहीं बोल सकते, मतलब क्या बोलना है पता नहीं, लेकिन यही बोलेगा क्या फालतू क्वेश्चन है सर ये। अरे भाई नहीं है फालतू, हम बोल रहे हैं जब। तो इसलिए मैं पहले भी यही समझा चुका हूं कि अगर मुझे आप एलकेजी यूकेजी वाले टीचर के पास दोबारा जाओगे ना, तो अब वो एबीसीडी भी बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि चीजें पता होने के बावजूद हम गलती कर सकते हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन कराना अनिवार्य है। जैसे कि एक ये हो गया कि स्टूडेंट +3 लगा के आ गया तो आ गया, ये हो गया 6 लगाकर आ गया तो आ गया, तो ये पता होना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न इसी प्रकार देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कि k-4 का होल स्क्वायर, -4 -8 यानी कि भाई 12 का 144 बराबर 13 का 169। अब आप ट्रिपलेट बन तो रहा है, 5 12 13, तो k-4 का होल स्क्वायर बराबर निकलकर कितना आएगा, 25। तो वही k-4 बराबर आपका निकलकर आएगा कितना, +5 और -5। अब दोनों ही वैल्यू संभव है, तो k बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 और k बराबर हो जाएगा आपका -1। आपका -1 उत्तर आपको देना है यहां पर, क्योंकि 9 नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू संभव हैं, जो आप रख के देख सकते हो। आपको कोई अगर दिक्कत हो रही हो तो आप रख लो, बराबर ही आएगी दूरी। तो जब भी कोई प्रैक्टिकली चीजें पता लगानी हो ना, तो आप रख के देख लिया करो, ठीक है, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट, 6 और -3 कौन से चतुर्थांश में है, आप बताओ।
सर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी कि तीसरे में होगा या चौथे में होगा, फोर्थ में होगा। ठीक है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव यानी कि सेकंड में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। 3x प्लस 7y प्लस 5 का ढाल कितना है, माइनस का 3/7, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। इन दोनों का ढलान कितना होगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, तो ये हो गया माइनस का 3 और माइनस का 2 यानी कि 3/2 प्लस में। इसका ढलान माइनस का 7/3। इन दोनों से मिलाने वाली रेखा का ढलान तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया गुरुजी माइनस का 4/6 माइनस का 2/3। इसका ढलान ये है, तो माइनस a अपॉन b यानी कि माइनस का 4 बराबर आपका माइनस का 3/2 है, तो माइनस माइनस को खा गया और a बराबर कितना आ गया, माइनस का 6। ऑप्शन नंबर सी। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, हाँ उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढलान ये है और वो इस बिंदु से होकर गुजरती है। आपको सिखाया था ना, y माइनस का y1 m इंटू एक्स माइनस का x1, 1 पॉइंट फॉर्म, जहां पर प्रवणता दी गई हो तो y माइनस का y1 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस रखोगे तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 3, m बराबर आपका दे रखा है माइनस का 2/5 x इंटू x1, 5 को वज्र गुणा कर दिया, 5y प्लस 15 बराबर माइनस का 2x प्लस का 2, 5y प्लस का 2x और प्लस का 13 बराबर 0, 5y प्लस 2x प्लस का 13, मतलब उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दो रेखाओं की ढाल दे रखी है m1 m2, ये m1 है और ये m2 है, उनके बीच का कोण, तो मैंने क्या सिखाया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, सर देखो ऐसी बात है, m1 माइनस m2 लिखोगे तो 1 माइनस √3 लिख दो या √3 माइनस 1 लिखो, ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि बड़ा पहले लेना है, क्योंकि पॉजिटिव में आना चाहिए, और ये हो गया 1 प्लस √3। अब आप परिमेयकरण भले ही कर लो चाहे, तो √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे गुणा करने पर तो ये तो हो जाएगा नीचे 2 और ऊपर हो रहा है कितना, आप सब भली भांति परिचित, तो 4 माइनस 2√3 बटे नीचे आ रहा है 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2√3। कोई गड़बड़ तो हुई है ना भाई, लेकिन गड़बड़ का तो इलाज है अपने पास, अगर हुई हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बाकी सभी स्टूडेंट का 15 आ रहा है तो शायद गड़बड़ नहीं भी हुई है ना, क्योंकि देखते हैं भाई क्या आंसर आपके सामने होगा इसका। सब लोग 15 दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। तो यहां पर हम इसको वैसे भी देख रहे हैं कि भाई ऐसी बात है गुरुजी, इसको लिखोगे 2 माइनस √3। अब 2 माइनस √3 क्या होता है, tan 15 ही होता है ना, सही है ना, चलो अच्छी बात है, फिर पता है तो अब चलिए। इसकी ढलान दे रखी है माइनस का a अपॉन b बराबर कितना है, माइनस का 4/3, माइनस के माइनस खा गया और a बराबर हो गया 20/3, तो जिसका भी आंसर 20/3 वह सही है। एक्स अक्ष पर इस पॉइंट का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर, यानी कि अगर हम बात करना चाहते हैं तो आपको देखना है व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द लाइन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आपको मैंने यार कितनी बार बताया होगा कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर आप बात कर रहे हो मेरे से, तो यहाँ सिंपल सा एक लॉजिक रखना है कि यार माइनस में 0.5 है और प्लस का 6 है, पॉइंट यहाँ कहीं होगा तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 0.5 तो सेम रहेगा लेकिन माइनस का 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये हुई ना बात, मजा आ रहा है तो खींच के लाइक बनता है। चलिए इसी तरह से आपको वाई एक्सिस पर देखना है, तो वाई एक्सिस को अगर रिफ्लेक्टर ले रहे हो आप, यही मिरर है, तो मिरर है तो मैंने आपको क्या दिखाया था, क्या बताया था कि भाई वाई कोऑर्डिनेट चेंज मत करना साहिल सर, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया और एक्स कोऑर्डिनेट की शक्ल बदल दो, माइनस में लिख दो बस। तो खेल खिलाड़ियों का हो जाता है, जब बताया था तो नहीं समझ में आ रहा था,
लेकिन जब समझ लेते हो तो ये चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं पढ़ो पहले, रोना बाद में। अच्छा पढ़ लोगे ना तो रोना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, x बराबर माइनस का 4 है और इसका आपको प्रतिबिंब देखना है, तो बस कॉन्सेप्ट बनाया, x बराबर माइनस का 4 कहां से होकर गुजरेगा, y की प्रत्येक वैल्यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए गुरुजी, तो x बराबर माइनस का 4 यहां कहीं से गुजरेगा। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस का 1 और 3, तो माइनस का 1 और 3 मैं यहां बना देता हूं कहीं पे, लो। तो आपको पता है माइनस का 1 ये रहा और ये माइनस का 4 है, इनके बीच में दूरी 3 है, अब इनके बीच में यहां भी दूरी 3 होगी, तो यानी कि 7 और y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो देखिए भैया माइनस का 7 और 3, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जितना ये मिरर है जो कि -4 पर था, ये 3 पॉइंट इधर है ना ऑब्जेक्ट, तो इधर 3 पॉइंट चलो, तो 4 5 6 7 बस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो विल बी सेम, y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। नेक्स्ट, x बराबर 1 पर जल्दी से बताओ, अब x बराबर 1 मान रहे हो तो वही वाली बात आ गई, यहां से गुजरेगी, y कोऑर्डिनेट विल बी सेम, तो y कोऑर्डिनेट विल बी सेम। अब दिमाग लगाना है बस थोड़ा सा, x बराबर 1, यहां से एक दूरी है, अब यहां हम कह सकते हैं कि पॉइंट कहां है, पॉइंट हमारे पास है यहां पर, तो यहां से कितनी दूर है, 2 पॉइंट, तो यहां भी 2 पॉइंट दूर बनेगा यानी कि 3 पर, तो कितना हो जाएगा 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी। तो दिमाग लगाना है बस, फोड़ दोगे आप। नेक्स्ट, y बराबर 2 पर इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, y बराबर 2 कहां बनेगी, यहां बनेगी, ये y बराबर 2 है, पॉइंट कहां है 5 और माइनस का 1, यानी कि पॉइंट यहां कहीं मिलेगा आपको, ये माइनस का 1 है और ये 5 है। अब आप यार समझदार आदमी हो, अब यहां बनेगा, यानी कि x तो फिक्स रहने वाला है 5, y की स्थिति चेंज होगी, अब यहां से देखो 2 और एक 3, तो यहां से 3 छोड़कर यानी कि कितना हो जाएगा 5 5। नेक्स्ट, y बराबर -2 के रेस्पेक्ट में देखो, y बराबर -2 कहां होगा, यहां होगा, ये कहां है 4 3 4 -3, तो x 4 है पॉजिटिव में, ये माइनस का 3, यानी कि पॉइंट यहां कहीं मिलेगा, ठीक है। 4 और 3 यानी कि आपको यहां बनेगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहने वाला है, अब ये कितनी दूरी पर है, 2 और एक 3, भाई यहां से मैं देख रहा हूं भाई काई, हाँ सही है भाई, देखो यहां पर 1 है ना, तो यहां पर 1 ऊपर बनेगा, बस खत्म, यानी कि 4 और माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 1 की तो दूरी पर है तो 1 ऊपर बन जाएगा। ये हुई ना बात, होमवर्क तो तुमने निपटा रखा है। मूल बिंदु के सापेक्ष शकल बदल दो दोनों की, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष, माइनस का 3 और प्लस का 5, ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए, तो अब यहां से हम क्वेश्चन कल करेंगे। बताओ, हमने 26 क्वेश्चन निपटा दिए, ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। आज मैंने एक फाइल और दी है, ये फाइल तो है ही आपकी, ठीक है, ये तो शायद कल भी दे दी थी मैंने, हाँ इसके क्वेश्चन बनाना मजा आएगा यार। अब आपको ये आज फाइल दी है मैंने आपको, ये 1 2 3 29 क्वेश्चन है इस फाइल में, तो कल इन क्वेश्चनों को निपटाएंगे सारे। यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना, फलाना ढिकाना, जो भी रामायण है, परिकेंद्र, अंत केंद्र, क्या कहते हैं, माध्यिका फाध्यिका, सब आ जाएगा इसमें, चतुर्भुज बतुर्भुज सब, ठीक है। तो काफी मजा आने वाला है, इसमें टाइम भी लगेगा, तो करेंगे कल सॉल्व, ठीक है। क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बता दो, और दिल से लाइक किया करो यार, आपके लिए ही पढ़ाता हूं मैं, आपको पता है ना, सॉलिड वाला जो पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले यार उनको तो देखो भाई काला अक्षर भैंस बराबर है ना, तो आप वो चीज ना करो, आपके सामने जो भी बेस्ट कंटेंट है वो आ रहा है। क्रैक द मैथ 12:30 बजे होगा, पढ़िए, साथ के साथ रात को 8 बजे जो मेरे विद्यार्थी हैं डेली रात को 8 बजे कैच द मैथ जरूर देखें, रात को 8 बजे डेली देखें, क्योंकि एक मैथ का पेपर आपकी लाइफ बना रहा है। रात को 8 बजे आकर उसका सृजन खुद करिए, स्पीड नहीं बन रही, एक्यूरेसी नहीं आ रही, मैथ समझ में नहीं आ रही, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हर मर्ज का इलाज प्रैक्टिस है, गणित की हर मर्ज की दवा है प्रैक्टिस। थ्योरी चलिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रात 8 बजे अनअकैडमी पर, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। नोटिफाई योरसेल्फ, साहिल 10 कोड लगाकर फ्री प्लान में आपको जुड़ना है, और मेरी प्रोफाइल पर जाकर ये मेरी जो परमानेंट फ्री क्लास है उसको आपको लेना है एज ए साहिल 10 कोड लगाकर। भाई ठीक है सर, यहां तक तो कोई इशू नहीं है, ठीक है डियर।
अब बात करते हैं मेरे फाउंडेशन बैच की। 28 मई से मेरा डिटेल फाउंडेशन बैच आ रहा है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी डिफेंस के होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी एसएससी के होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी रेलवेज के होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी लाइफ में एक बेहतरीन लम्हा ऐड करना चाहते हो और एक बेहतरीन पार्ट ऐड करना चाहते हो, देखो बात यही है कि कितना आप इस चीज को रेस्पेक्ट करते हो कि यार गजब होगा यार, तभी तो टीचर बोल रहा है ना। ये वाकई में आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स है, जहां पर हर एक चीज को बारीकी से आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा और बहुत प्यार से। तो 28 मई से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। यू कैन ज्वाइन नाउ एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ऑफर चल रहा है 2 महीने फ्री वाला और 4 महीने फ्री वाला। एसएससी एग्जाम में जाओगे तो ना केवल मेरा कोर्स मिलेगा आपके लिए, इतना ये बेनिफिशियल होने वाला है, इतना वर्थ इट होने वाला है। सर कैसे? अरे जीके मिल रही है पूरी 2 साल तक यार, कोई मतलब जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सारे, इंग्लिश मिल रही है, रीजनिंग मिल रही है, जनरल साइंस मिल रही है, स्टैटिक जीके मिल रही है, करंट अफेयर मिल रहे हैं और सारी टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही हैं आपको। टेंशन काहे लेनी है? नोट्स मिल रहे हैं, उनके पीडीएफ मिल रही हैं, क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बस आराम से पढ़िए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए और सारी चीजें, क्योंकि सीईटी की तैयारी भी तो करनी है ना, हाथ के हाथी। आप फोड़ोगे सीईटी, पता है आपको? अगर सरकार सीईटी जल्दी से जल्दी लेकर आ जाती है ना, तो आप उड़ाने वाले हो सीईटी को, क्योंकि यही सब पेपर में आने वाला है। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़िए, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप जुड़ गए हैं, और प्रोसीड टू पेपर जाएं और साथ के साथ एक क्रेडिट पॉइंट भी लगा दें, है ना, उससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रिडीम कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि ज्यादा फर्क नहीं है 12 महीने और 24 महीने की प्राइस में, तो 24 महीने का ज्यादा प्रेफरेंस मैं दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 4 महीने का फ्री वाला ऑफर आज तक वैलिड है शायद, है ना, 4 मंथ फ्री। तो मैं बताया भी था रात को, अभी मैं वो इमेज लाया नहीं हूं, लेकिन 4 महीने फ्री आज वैलिड है, तो आप ले लीजिएगा। अरे भाई 12:30 बजे वाली क्लास होगी, डेली होती है वो, डेली क्लासेस का कोई वो थोड़ी कि होगी नहीं होगी, कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी को पता रहता है डेली क्लास होती है। साहिल 10 कोड लगाकर आप मेरे साथ किसी भी अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स लेते हो, जुड़ जाना, ठीक है, चलिएगा। और एसएससी बैंक रेलवे कॉम्बो भी ले सकते हो, सब कुछ मिलेगा। कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना है, साहिल 10 लगा सकते हो। और कोई भी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है, जैसे कि अभी सपोर्ट के लिए, तो साहिल सर सपोर्ट पे आप टेलीग्राम जुड़ सकते हो ऐसे ही, लेकिन जुड़ना इसी तरह से, तो तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर होती है तो मैं हूं यहाँ पर, है ना। चलिए, तो टेक केयर, लव यू ऑल, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। मिलूंगा 12:30 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और टेक केयर। सर इंग्लिश भी मिलेगी उसमें, है ना, सब मिलेगा। ओके, टेक केयर, लव यू।